हेलो एंड वेलकम टू स्टडी जीके। हम पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास या भारत के संवैधानिक विकास के चरण क्या क्या हैं। तो इस स्टेज में दो स्टेज आते हैं। जैसे इस चरण में दो दो टाइप के हैं। जैसे एक कंपनी का शासन हो गया, कंपनी का शासन। दूसरा ताज का शासन, यानी कि ब्रिटेन के क्राउन का। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है उसका शासन। जैसे जब 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी का युद्ध जब जीता, उसके बाद 1765 से यहाँ भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जब से उन्हें राजस्व अधिकार मिला, तब से उनकी एक राजनीतिक सत्ता बननी शुरू हो जाती है। तो एक व्यापारिक कंपनी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भारत में क्या है, एक राजनीतिक शक्ति भी बनना शुरू हो जाती है। तो जो पहला फेज होता है वो राजनीतिक शक्ति जब बनती है 1765 से 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, फिर 1765 में बक्सर का युद्ध भी जीत लेती है। उसके बाद उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार भी मिल जाते हैं। फिर वहीं से इसकी एक जो राजनीतिक शक्ति बनती है। फिर ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब इस पर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारत में व्यापार कर रही है। तो पहली बार उसने 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाती है। जो रेगुलेटिंग एक्ट पहली बार कंपनी के एक रेगुलेशन के लिए बनाया जाता है, उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला जो एक्ट बनाया जाता है या नियम कानून बनाया जाता है वो 1773 है। तो हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कब से कब तक शासन करती है, तो 1773 से लेके 1858 तक, जब 1857 का विद्रोह हो जाता है यहाँ पे, सैनिक विद्रोह। उसके बाद जो ब्रिटेन की सरकार है या वहाँ की ताज, वो शासन सत्ता यहाँ से अपने हाथों में ले लेती है। तो वहाँ तक 1858 तक कंपनी का शासन चलता है। तो वो हमने पहले वीडियो में उसका डिस्कस कर लिया, कितने कितने अधिनियम आए और कितने चार्टर आए, वो हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया। दूसरे वीडियो में हम 1858 के बाद जब यहाँ का शासन सत्ता हटा के कंपनी से शासन या सत्ता या शक्ति लेकर जब ताज क्राउन प्रिंस अपने हाथों में लेता है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर डायरेक्ट यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाता है कंपनी से हट के। उसको हम देखेंगे वो कब से शुरू होता है। वो शुरू होता है 1858 से। तो उसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के चरण में ब्रिटिश ताज का शासन, जो 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक चलेगा। इसमें बहुत सारे अधिनियम आएंगे, आगे देखते हैं। जो पहला आता है 1857 के विद्रोह के बाद, जब यहाँ की सत्ता को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटेन की गवर्नमेंट या वहाँ की जो ताज या महारानी अपने हाथ में ले लेती है, तब यहाँ पे भारत शासन अधिनियम और यहाँ का जो गवर्नर जनरल रहता है उसको बना दिया जाता है वायसराय। और वो क्या हो जाता है, वो एजेंट हो जाता है या प्रतिनिधि हो जाता है किसकी, ब्रिटिश सरकार की भारत में। अब इसे सारी सूचनाएं देना आवश्यक हो जाता है ब्रिटिश सरकार को। जो उस समय कंपनी की सेना रहती है वो भी ब्रिटिश सरकार के अंडर में चली जाती है। इससे क्या होता है, भारत शासन अधिनियम से कंपनी के शासन की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। भारतीय प्रशासन संबंधी सभी अधिकार जो है पूर्णतः अंग्रेजी ताज के अधीन हो जाते हैं और कंपनी सेना को भी इंग्लैंड के प्रशासन के अधीन कर दिया जाता है। फिर गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर जो है उसमें गवर्नर जनरल तथा वायसराय कर दिया गया। और इसकी नियुक्ति क्या है, अब अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजी ताज के द्वारा की जानी थी। तो सबसे पहला जो वायसराय बनता है वो लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग, हमने इससे पहले वाली एक वीडियो में सारे वायसराय, उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जो इनके कार्य थे उसकी भी 2 वीडियो बनी है, जिसमें बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल तथा भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में वीडियो बनाया है उसको, अगर उसको भी देख सकते हैं। और इसमें उस समय जब 1773 में क्या था, 1773 में एक नियंत्रण मंडल भी बनाया जाता, नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो प्रशासनिक मामला देखता था वो नियंत्रण मंडल देखता था, और जो कंपनी के व्यापारिक मामला देखता था वो था निदेशक। तो इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। इसको समाप्त करके अब सारे मामले जो देखने वाला एक भारत का सचिव बना दिया जाता है। सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट एक पोस्ट बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। और क्या है, ये कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। और कैबिनेट स्तर का अगर मंत्री है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है तो संसद के प्रति जाहिर सी बात है वो उत्तरदायी होगा। और इसकी सहायता के लिए भी कुछ बनाए जाएंगे। तो इसकी सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। और भारत का जो शासन होगा, निर्देशन, उत्तरदायित्व भी भारत सचिव पर ही हो गया। नेक्स्ट जो भारत परिषद अधिनियम आता है, क्योंकि अब परिषद बन जाता है अब यहाँ से सहायता के लिए, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जो कुछ कमियाँ रह जाती हैं 1858 में, उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में इसका ही बड़ा महत्व है। विशेषताएँ देखते हैं क्या क्या है। इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार क्या होती है, भारतीयों को
शामिल किया जाता है। जो कानून पहले अंग्रेज बनाते थे, अब क्या है उस परिषद में कुछ पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में क्या है शामिल करता है। तो परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है। उसमें कुछ लोग जो बनाए गए थे वो पहले थे, जैसे बनारस के राजा हो गए, बनारस के राजा थे। फिर पटियाला के महाराजा थे, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा। और सर दिनकर राव, सर दिनकर राव थे, दिनकर राव। ये लोग जो गैर सरकारी परिषद थी वायसराय की, उसमें नामांकित किए गए थे गैर सरकारी परिषद में सदस्य के रूप में। और इसी अधिनियम ने एक विकेंद्रीकरण की भी शुरुआत की। विकेंद्रीकरण, अभी जो केंद्रीकरण हो गया था कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है, फिर बंगाल की गवर्नर जनरल को, बंगाल का गवर्नर रहता है, फिर बंगाल की गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, फिर उसको भारत का बना दिया जाता है, और बम्बई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी रहती है उसके अधीन कर दिया जाता है। अब क्या है, अब इनको विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। अब जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है, इनको विधायी अधिकार वापस मिल जाते हैं। और ये कब तक चलता है, इन प्रांतों को, और चलता है 1937 तक। आंतरिक स्वायत्तता इन्हें मिली रहती है। इसने वायसराय को आपातकाल की स्थिति में बिना काउंसिल के सहमति के अध्यादेश भी जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया। अध्यादेश जारी करने की जो अधिकृत किया है, बिना, अगर काउंसिल या परिषद जो है वायसराय की, अगर वो सहमति ना है तब भी वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कितने, उसकी अवधि क्या थी, 6 महीने होती है। नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें केंद्र तथा प्रांतों में विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। गैर सरकारी, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता है। गैर सरकारी सदस्य वो होते हैं, जैसे अगर हम कहें कि गैर सरकारी, संसद में गैर सरकारी विधेयक लाया गया, तो गैर सरकारी सदस्य वो होता है जो सरकार में, जो मंत्री जो सरकार में है, जैसे जो भी सरकार में रहेंगे शामिल, मंत्री रहेंगे या किसी और पोस्ट पे रहेंगे, वो सब सरकारी रहेंगे। अगर वो कोई विधेयक पेश करेंगे अभी हमारे पार्लियामेंट में, तो वो सरकारी विधेयक रहेगा। मंत्री हो गए या उप मंत्री, राज्य मंत्री, जो भी हैं, उसके अलावा या उसी पार्टी या सत्ता दल की ही रहें या विपक्ष के रहें, उसके अलावा जो भी मेंबर हों विधायिका के, वो लोग क्या होते हैं, वो लोग अगर कोई बिल पेश करेंगे या पेश करेंगे उसमें संसद में, तो वो कहेंगे गैर सरकारी। उसी तरीके से वहाँ भी था, जो प्रांतों में, केंद्र तथा प्रांतों में विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या है, बढ़ाई गई। लेकिन बहुमत क्या था, सरकारी सदस्यों का ही रहता था, जो कार्यकारिणी का ही ज़्यादातर बहुमत रहता था। और इसने विधान परिषदों के कार्यों में भी वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। अब जो विधान परिषद जो है उसके कार्य में अब क्या है, उन्हें बजट पर बहस करने का भी अब एक अधिकार थोड़ा सा मिलता है, अधिकृत होते हैं, और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। केंद्रीय विधान परिषद तथा बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियों का प्रावधान था। जैसे केंद्रीय विधान परिषद के लिए जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्तियाँ थी। उसमें एक सदस्य को नियुक्त करने के लिए या सदस्य को उसमें नामांकन करने के लिए किसके पास शक्तियाँ थी, वायसराय के पास। प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, जो प्रांत के गवर्नर थे उनको क्या है परिषदों में, जो जिला परिषद हो गया, नगर पालिका, विश्वविद्यालय की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों की, इनको भी नियुक्ति का अधिकार था। वो कहाँ से नियुक्त होते थे, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय की सिफारिश पर। और इस अधिनियम ने केंद्रीय स्तर पर तथा प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित या परोक्ष या इनडायरेक्ट रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लेकिन चुनाव शब्द का क्या है, कहीं प्रयोग, अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे एक निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत परिषद अधिनियम 1909, बहुत फेमस है, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। उसमें लॉर्ड मार्ले जो है होते हैं वो भारत सचिव होते हैं, इंग्लैंड में भारत सचिव होते हैं। लॉर्ड मिंटो जो होते हैं ये भारत में वायसराय होते हैं, लॉर्ड मिंटो। और क्या है, इसकी क्या विशेषता देख लेते हैं। इसने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। जो केंद्र की परिषद, इनकी संख्या जो है 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 60। प्रांतीय विधान परिषदों में भी हर जगह अलग अलग संख्या बनाई गई, वहाँ भी एक साथ एक सामान्य संख्या नहीं थी। इसने केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में क्या है, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी।
केंद्र की विधान परिषद जो है उसमें सरकारी बहुमत को बनाए रखता है, लेकिन प्रांतीय परिषद है गैर सरकारी सदस्य अब इसमें बहुमत की अनुमति हो गई। इसमें दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया, जैसे बजट पर संकल्प रखना, अनुपूरक प्रश्न पूछना आदि। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये अधिनियम आते जाएंगे वैसे वैसे कुछ ना कुछ अधिकार भारतीयों को मिलते जाएंगे इनके डिमांड पर। और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर जनरल की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो पहली बार वो कौन, जो गवर्नर वायसराय, जो भारतीय वायसराय और गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसमें किसको रखा गया, तो ये रखे गए थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे कार्यपालिका के वायसराय की, ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और क्या बनाया गया था, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, विधि लॉ मेंबर बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया। इस अधिनियम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि एक सांप्रदायिक निर्वाचन का पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया कि जैसे किसी निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ पे अगर कोई निर्वाचन क्षेत्र हो, वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन बहुत सारी हो, कई जातियाँ, कई धर्मों के लोग हों, लेकिन अगर इसको मुस्लिमों के लिए या किसी के लिए आरक्षित कर दिया जाए तो यहाँ पे जो चुनाव लड़ेगा वो केवल और केवल मुस्लिम चुनाव लड़ेगा, और वोट देने वाले कौन रहेंगे, वो भी केवल मुस्लिम ही रहेंगे। तो उनमें से ही चुनाव होगा, भले यहाँ पे जनसंख्या किसी और की हो। तो ये जो शुरुआत हुई है ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से ही शुरू हुई है सांप्रदायिकता की। अगर भारत में कहें सांप्रदायिकता की शुरुआत तो यहीं से हुई है। नेक्स्ट अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसकी बात करते हैं तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार एक पहली बार घोषणा करती है कि उसका उद्देश्य क्या है, भारत में एक क्रम से, मतलब हम क्रमिक रूप से या चरण में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। इसीलिए क्रमिक रूप से वो क्या करती है, 1919 में भारत शासन अधिनियम लाती है, जो लागू कब से होता है 1921 में। और इसमें एक प्रावधान किया जाता है कि इस अधिनियम को लागू करने के बाद हम 10 साल बाद इसका रिव्यू करेंगे, यानी कि वो उसका रिव्यू कब होगा, 1929 में। लेकिन इसमें होता क्या है, 1929 की बजाय 1927 में ही रिव्यू करने के लिए 2 साल पहले ही गठित कर दिया जाता है। साइमन उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सर्जन साइमन कमीशन बना दिया जाता है 1927 में ही, जो 1928 में यहाँ आता है। और इसी के विरोध में यहाँ पे बहुत सारे साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई शामिल नहीं होता, कोई भारतीय शामिल नहीं होता। इसीलिए उसका विरोध किया जाता है कि अगर भारतीयों के लिए कोई नियम कानून बन रहा है तो उसमें कोई भारतीय क्यों नहीं शामिल है, या हमारे बारे में कोई एनालिसिस हो रही है भारतीयों के बारे में तो उसमें कोई भारतीय क्यों नहीं है। इसलिए इसका विरोध शुरू हो जाता है साइमन का, उसको अभी देखेंगे बाद में। ये जो 1919 का अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके बहुत सारे फीचर हम अगर प्रेजेंट में पढ़ेंगे तो बहुत सारी इसकी विशेषताएं हमें मिलनी शुरू हो जाएगी, जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में इसकी कुछ ना कुछ मिलती जुलती रहती हैं। इसमें क्या हुआ है, जैसे पहली बार केंद्र और प्रांत की विषयों की सूची को पहचाना गया कि केंद्रीय सूची कौन रहेगी और प्रांतीय सूची, उन्हें अलग कर जो राज्यों पर नियंत्रण था उसे कम किया गया। केंद्र का नियंत्रण था उसे कम करते हैं कि अब इतने विषय पर राज्य कानून बनाएंगे, इतने विषय पर केंद्र। अब ये अलग अलग पहचान कर इन्हें क्या है, पृथक कर दिया गया, जिससे क्या है, राज्य भी स्वतंत्र हो गए, नियंत्रण उस पर कम हो गया और केंद्र भी। लेकिन सरकार का ढांचा क्या था, एकात्मक और केंद्रीय ही बना रहा। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की प्रारंभ किया। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदन बन जाता है। जैसे आज राज्यसभा लोकसभा, उसी तरह से राज्यसभा और लोकसभा बनाया जाता है द्विसदन। इसके अनुसार वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ जो होता है उसको छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद के जो 6 सदस्य थे उसमें का जो कमांडर इन चीफ रहेगा, यानी कि सेनापति जो रहेगा, उसको छोड़ के 6 सदस्यों में उसको छोड़ दिया जाए तो 3 सदस्यों का क्या है, इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, भारतीय होना बहुत ज़रूरी था। और इसने अभी जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, अभी तो 1909 वाले में मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों तक ही दिया गया, लेकिन ये उसका विस्तार करता और ज़्यादा विस्तार कर देता है। ये क्या करता है, सांप्रदायिक आधार पर सिखों को भी दे देता है, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर देता है। इस कानून ने सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। जैसे वो क्या, मताधिकार का आधार क्या था, संपत्ति था, टैक्स कोई दे रहा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो उसको क्या है, सीमित संख्या में उसको मताधिकार का अधिकार मिला था। और इस कानून ने लंदन में क्या किया था, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय के हाई कमीशन का
या हाई कमिश्नर का एक कार्यालय का सृजन किया, और जो भारत सचिव के द्वारा कार्य किए जा रहे थे अब हाई कमिश्नर करेंगे वो कार्य। तो लंदन में जो हाई कमीशन बना वो कौन से अधिनियम से बना? वो बना है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और ये आयोग बता रहे हैं ना कि इसलिए किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी आयोग के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, और सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से भी अलग कर दिया जाता है। अब राज्य का स्वयं अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया जाता है जिसका कार्य है वही, इसमें एक प्रावधान किया गया था कि एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया जाएगा जो 10 वर्ष बाद ये देखेगा, जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। और वो वैधानिक आयोग का क्या नाम था? साइमन कमीशन, क्योंकि सर जॉन साइमन के द्वारा वो बनाया गया था, अध्यक्ष थे, तो इसलिए उसको सर जॉन साइमन कमीशन कहा गया। और इसका गठन क्या है? नवंबर 1927 में होता है, फरवरी 1928 में मुंबई में आता है भारत में, तो इसका विरोध बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। और क्या होता है, ये भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सब भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। आयोग के सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, इसलिए इसका विरोध और बहिष्कार शुरू हो जाता है। नवंबर 1927 में इसका गठन होता है, फरवरी में आता है भारत में, फरवरी 1928 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट क्या है 1930 में पेश करता है, और इसी के आधार पर आगे इसी रिपोर्ट पर बहस करने के लिए कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच में 3 गोलों में सम्मेलन होते हैं। 1930 में, 31 में और 32 में 3 गोल में सम्मेलन होते हैं। और इसमें क्या है? द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिश की गई थी। इसने कहा था कि जो डुअल सिस्टम उसको बढ़ाया जाए, राज्यों में सरकारों का विस्तार, इसको भी कहा। और जो ब्रिटिश भारत के जो संघ की स्थापना और सांप्रदायिक निर्वाचन की जो व्यवस्था थी उसको भी जारी रखने की कहता है। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 गोलों में सम्मेलन होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया कि 31 में होता है, 31 में होता है और 32 में होता है तीसरा, जिसमें तीनों में शामिल होने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो तीनों में शामिल होते हैं बी आर अम्बेडकर जी। और कांग्रेस एकमात्र गोल में सम्मेलन में शामिल होती है, द्वितीय गोल में सम्मेलन है, और वो होता है 1931 में, दूसरे गोल में सम्मेलन में, और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी शामिल होते हैं इसमें। सम्मेलन में चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार होता है। इसी आधार पर जो भारत परिषद अधिनियम 1935 तैयार होता है। और एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनल्ड, जिसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, रैमजे मैकडोनल्ड होते हैं। ये 1932 में घोषणा करते हैं कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ये कहते हैं, अगस्त में करते हैं, इसीलिए इसे अगस्त घोषणा या अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। अगस्त 1932 में क्या है? एक और अगस्त घोषणा होती है जो 1940 में होती है, वो दूसरी है, लेकिन यहाँ भी इसको ये भी अगस्त में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनल्ड होते हैं प्रधानमंत्री, या तो इसे डोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं या सांप्रदायिक अवार्ड इसे जाना जाता है। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले क्या था? मुस्लिमों के लिए पहले था, इसको भी विस्तार किया इन्होंने, आगे बढ़ाया। सिखों के लिए 1919 में बनाया गया, ईसाइयों के लिए भी 1919 में, आगे भारतीयों के लिए भी भारत शासन अधिनियम 1919 में दिया गया, इसको भी विस्तार किया गया। इसके साथ जो भारत में दलित हैं उनके लिए भी अब एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार कर दिया गया। इसी के आधार पर गांधी जी यरवदा जेल में बंद रहे थे, उसमें वहीं उन्होंने अनशन कर दिया। अवार्ड में किसके लिए? संशोधन के लिए किए। अभी आपने किया दलितों के, अभी आपने मुस्लिमों के लिए किया, सिखों के लिए किया, अंग भारतीयों के लिए किया, लेकिन एक संयुक्त हिंदू व्यवस्था को क्या है गांधी जी बना के रखना चाहते थे। और अंत में इसी बात को लेकर गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना समझौता होता है। अम्बेडकर जी समझदार आदमी थे, वो समझ गए थे कि संयुक्त हिंदू में रहना ही ठीक है, तो उन्होंने एक पूना पैक्ट होता है 1932 में, सितंबर 1932 में, जिसमें क्या है ये बात तय हो के आती है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है उसको हम नहीं लेंगे। दलितों की तरफ से जब अम्बेडकर जी से समझौता होता है, उन्होंने वो इनकार करते हैं पूना पैक्ट में और कहते हैं कि लेकिन दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित किया जाए। तो फिर दलितों के लिए भी या शेड्यूल कास्ट के लिए जो दलित हैं उनके लिए भी एक स्थानों का आरक्षण कर दिया जाता है। लेकिन यह स्थानों का आरक्षण किस में होता है? विधायिका के लिए होता है, विधायिका के लिए। इस समझौते में क्या होता है? संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? ये काफ़ी लंबा है, दस्तावेज होता है जो भारत के उत्तरदायी सरकार के गठन में क्या मील का पत्थर साबित होता है। इसमें 321 धाराएँ होती हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं। इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं? इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य हो और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। जैसे संघ क्या है, इसमें एक स्थापना करता है संघ की, उसमें क्या था
जैसे जहाँ पे ब्रिटिश या अंग्रेज़ों का एक ब्रिटिश प्रांत था, वो 11 जगह था, प्लस 6 ब्रिटिश कमिश्नर थे, मुख्य आयुक्त थे, उनका शासन चलता था। बाकी शेष भारत में देसी रियासतें थीं राजाओं का। ये आंतरिक रूप से तो स्वायत्त थीं, लेकिन बाह्य रूप से स्वायत्त नहीं थीं। तो यही कहा गया इसमें कि इन सबको मिला के 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे और 6 जो मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे वो, और देसी रियासतों को सबको मिला के एक संघ बनाया जाएगा, सबको मिला के एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, अखिल भारतीय संघ। और इसमें जो ये प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत, वो एक एक इकाई रहेंगे, और जो देसी रियासत वो भी एक इकाई की तरह समझे जाएंगे एज ए राज्य। जैसे आज अगर यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया, यूनियन ऑफ राज्यों का संघ है, तो उसमें जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार एक इकाई है, उसी तरीके से कहा गया कि उसमें जो राजा वाले जो स्टेट, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट रहेंगे, रियासत रहेगी, वो भी एक इकाई रहेगी। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ बनाई। केंद्र के बीच जो एक केंद्र और इकाइयाँ जो हैं, जिसमें जो राज्य ब्रिटिश प्रांत थे प्लस 6 कमिश्नरी प्रांत थे और जो देसी रियासतें थीं, उन सब के लिए क्या है, राज्य, केंद्र और जो इकाई थी, सब इकाई एक इकाई मानी गई थी, एक एक इकाई, और केंद्र की एक अलग, उसके लिए 3 सूचियाँ बनाई थी, जैसे जो आज बनी हुई हैं सूची। एक तो संघीय सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। और इन सूचियों में यही है कि संघ सूची में संघीय सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य की सरकार, संघ सूची में जो कानून होते हैं पूरे संघ के लिए लागू होते हैं, पूरे देश के लिए। राज्य सूची में एक राज्य के लिए ही कानून बनाया जाता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या, अगर समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाए तो केंद्र का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, और उसमें भी जो बची हुई शक्तियाँ थी उसको वायसराय को दे दी गई, अवशिष्ट शक्तियाँ। लेकिन यह व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती, क्योंकि देसी रियासतें इसको मानने के लिए या इसमें शामिल ही नहीं होती हैं कि हम संघ में शामिल नहीं होंगे। और प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था चल रही थी उसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ भी कर दिया जाता है। पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब समाप्त कर दी गई, तो भारत शासन अधिनियम कब से, 1935 से। बहुत बार पूछा गया कि द्वैध शासन प्रणाली शुरू कब की गई थी, ख़त्म कब कर दी गई, तो ये ख़त्म कब कर दी गई, समाप्त कब कर दी गई, भारत शासन अधिनियम 1935 से। इस अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की, अर्थात अब राज्यों में क्या है, अधिनियम के द्वारा एक उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है। गवर्नर के राज्य विधान परिषदों के लिए, अब गवर्नर जो था राज्यों में, उसको क्या था, जो एक मंत्रियों की सलाह पे ही काम करना, अब जो उत्तरदायी मंत्री थे उसके आधार पर ही वो अपना कार्य करेंगे। और यह व्यवस्था 1929 में शुरू कर गई, 1939 में समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम ने अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली हो गई, राज्यों में आरंभ होता है 1935 में, राज्यों में क्या है, ख़त्म होता है 1935 में। द्वैध या डुअल सिस्टम जो है राज्यों से ख़त्म होता है, लेकिन तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में अब द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप संघीय विषयों का स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, लेकिन यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें शामिल किया गया। अब अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना होती है, जो आज सुप्रीम कोर्ट बन जाता है हमारा। इस अधिनियम के द्वारा ही 1935 के अधिनियम के द्वारा जो बर्मा है, म्यांमार बर्मा भारत से अलग कर दिया जाता है। फिर आता है जो अंतिम अधिनियम आता है, जो हमारे भारत को स्वतंत्र कराने वाला, मतलब एक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि अब तुम स्वतंत्र हो कानूनी रूप से भी। अब वो अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें क्या था, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्लेमेंट एटली की घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को हम ब्रिटिश शासन हम भारत से समाप्त कर देंगे, और सत्ता जो है उत्तरदायी जो भारतीय रहेंगे उनके हाथों में सौंप दिया जाएगा। अब उत्तरदायी भारतीय उसमें कौन कौन थे, उसमें लगभग कई, कांग्रेस सबसे बड़ी थी, उसके बाद फिर कांग्रेस के बहुत सारे समर्थक थे, वही उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, मुस्लिम लीग भी थी और छोटे छोटे ग्रुप बने थे जो आंदोलनकारी। तो वही था कि क्लेमेंट एटली यही घोषणा करते हैं कि जो उत्तरदायी होंगे हम उन्हीं को सत्ता सौंपेंगे। तो कहते हैं कि वो एक घोषणा करते हैं कि 30 जून को 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, उसी दिन हम सत्ता क्या उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे। 3 जून को फिर एक योजना, उसमें माउंटबेटन एक यहाँ पे वायसराय बन के आते हैं 47 में। तो फिर 3 जून को वो एक घोषणा करते हैं जिसे लॉर्ड माउंटबेटन घोषणा कहते हैं, और या तो विभाजन की योजना पेश करते हैं। इस विभाजन को जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से भारत और पाकिस्तान 2 राज्य बन जाते हैं, 2 देश बन जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में देश को ही राज्य, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में देश को राज्य कहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, एक 2 संप्रभु राष्ट्र घोषित हो जाता है। 14 तारीख को पाकिस्तान बन जाता है, 14 अगस्त को। फिर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र कौन था, भारत हो जाता है।
संविधान अब क्या है, वो जो भारत शासन अधिनियम के तहत क्या होता है, जो संविधान सभाओं को जो संविधान सभा बनती है 1946 में, 1946 में जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा बनी थी संविधान को बनाने के लिए, उसको सत्ता सौंप दी जाती है। वो क्या है, एज ए पार्लियामेंट की तरह काम करती है संविधान सभा, इसीलिए उसको सत्ता सौंप दी जाती है। 1946 में संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, एस.एन. सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को बैठक होती है जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सत्ता क्या है, संविधान सभा को सौंप दी जाती है। दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर बन जाते हैं, एक पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नर बनता है और भारत के लिए अलग गवर्नर। तो भारत का गवर्नर वही पहला गवर्नर कौन बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन ही बनता है। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य, अब संविधान सभा जो रहती है वही एक विधानमंडल के रूप में भी कार्य करने लगती है। देशी रियासतें जो अपने आप को सर्वोपरि मानती थी उनका भी अंत कर दिया जाता है इस अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम ने क्या है, नया संविधान बनने तक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं शासन अधिनियम 1935 उनकी प्रांतीय सभाओं में संचालित करने की व्यवस्था दी। कहता है कि अभी जब तक संविधान नहीं बन रहा है तब तक जो प्रांतों में जो शासन संचालित हो रहा है 1935 के अधिनियम के तहत ही एक व्यवस्था दी कि इसी के तहत संचालित हो। और जो शाही उपाधि थी भारत की, जो इंग्लैंड में भारत के सम्राट नाम से वो शब्द ही हटा दिया गया कि अब इंग्लैंड का कोई भी राजा रहेगा तो उसको एक शाही उपाधि मिल रही थी भारत के सम्राट नाम का, अब वो हटा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। इस तरीके से हम पढ़ चुके हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास या भारत के संवैधानिक विकास के चरण क्या थे। दो टाइप से हुए थे। जैसे एक तो कंपनी का शासन हुआ था, पहली जब व्यापार करने आती है तो फिर 1757 में प्लासी का युद्ध उसकी जीत लेती है। फिर 1765 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद यहाँ पे वो एक राजनीतिक शक्ति बन जाती है। फिर उसके बाद वो शक्ति बहुत ही काफ़ी दिन तक यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ पे शासन करने लगती है और यहाँ का शोषण करती है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, और ये चलती हुई जाती है 1858 तक। क्योंकि 1857 में एक विद्रोह होता है तो ब्रिटिश सरकार को लग जाता है कि अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता लेना ही हितकर होगा भारत में। इसीलिए 1858 के अधिनियम के द्वारा पूरी सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथों में ले लेता है ताज वहाँ का। 1858 के अधिनियम द्वारा वहाँ से वायसराय की व्यवस्था आ जाती है। तो हम दोनों पढ़ चुके हैं कि हमारा जो संविधान का उसका विकास कैसे हुआ, क्या क्या चरण थे, सारे एकदम डिटेल में हम पढ़े हैं। अब हम इन दोनों के भारत के संवैधानिक विकास के जो चरण हैं उनके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिर हम देखेंगे संविधान के स्रोत क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। जो ये सारे के सारे जो ये बेस हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।